Should we start our session? Yes. Okay. कल हम सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे बिकॉज इन फाइनेंशियल प्लानिंग जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है व्हेन वी आर एमिंग एट इंक्रीजिंग आवर इनकम। हम अपनी इनकम को अगर बढ़ाएंगे तभी हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो इनकम को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कि आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाइए। यू वर्क मोर सो दैट यू अर्न मोर। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अगर आप कहीं एक जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी हाइक है, सैलरी में जो इंक्रीज है, वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही होगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जैसे मार्केटिंग वगैरह में होता है, जहां पर आप कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, तो कमीशन बेसिस पे काम अगर करते हैं देन इफ यू इंक्रीज योर वर्क तो आपकी अर्निंग्स नो डाउट इंक्रीज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप फिक्स्ड सैलरीड हैं, अगर आपकी सैलरी फिक्स है, तो आप चाह के भी अपनी सैलरी को या अपनी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी फाइनेंशियल नीड्स तो एवर इंक्रीजिंग है, लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो हम क्या करें? तो इसके लिए जरूरी है कि जो आप अपनी अर्निंग्स हैं उसका वो पार्ट जिसे आपने ना तो खर्च किया है और ना ही आप उसको डे टू डे नीड्स के लिए आप अलग से रखे हैं, तो इन्वेस्टेबल अमाउंट जो आपके पास है जिसको आप अपने से पार्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपने से दूर कर सकते हैं, ऐसा जो अमाउंट आपके पास है उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप उसे इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपके लिए कुछ इनकम लेकर आएगा विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो इसलिए हम कल काफी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना हमने शुरू किया था और उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे। आज हमारी ये 6th मॉड्यूल की फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि बिफोर वी एंड विथ आवर डिस्कशन, आप लोगों ने अब तक क्या-क्या सीखा पूरे के पूरे डिस्कशन में जो हम पिछले कुछ दिनों में कर रहे थे। आपने क्या सीखा? आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस विषय को लेकर? इसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा मुझे बताएंगे। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए बाय द टाइम हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारी आज कुछ ही स्लाइड्स बाकी हैं, तो वो स्लाइड्स कंप्लीट करके हम थोड़ा ओपन डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि आप लोगों ने थ्रू आउट आवर डिस्कशन क्या-क्या चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी चीज को सिर्फ सीखते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और हम उसको रिलेट नहीं करते हैं विथ आवर डेली लाइफ, तो वो चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं और हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं उतनी बेहतर तरीके से। लेकिन अगर आप किसी चीज को अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर लेंगे तो उसको आपको याद रखना भी इजी होगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप आर यू ऑल गेटिंग मी? मुझे सुन सक रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ओके ओके फाइन। आप लोगों ने एक बचपन में जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे तब के सिनेरियो को आप याद करिए। अगर आपको केवल कहा जाता कि एप्पल एक फ्रूट होता है, मैंगो एक फ्रूट होता है ना, बनाना इज अ फ्रूट। अगर आपको ऐसे बोलते 5 फ्रूट्स के नाम आपको रटा दिए जाते, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, लीची है, पाइनएप्पल है, ये 5 फ्रूट होते हैं, तो आप क्या करते? हाँ 5 फ्रूट होते हैं, आपकी जानकारी में रहता। कोई अगर आपसे पूछता तो आप उसको बता सकते थे कि हाँ भाई 5 फ्रूट होते हैं, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये।
लेकिन अगर आपको जब आपके घर पे फ्रूट्स आते थे या आप शॉपिंग जाते थे या टीचर्स आपको आर्टिफिशियल फ्रूट्स रख के दिखाते थे, बताते थे कि देखो मैंगो मतलब ये, तो जब आप कहीं भी मैंगो देखोगे दुनिया में तो आप तुरंत रिलेट करोगे कि ये वही मैंगो है, ये जो फ्रूट सामने नजर आ रहा है ये फ्रूट मैंगो है। ये आपने कैसे जाना? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं, नॉट ओनली मी, आप बाकी जो अपने ट्रेनर्स हैं उनके साथ भी आप जो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बहुत कोशिश करिए कि अपनी डेली लाइफ में उसको आप रिलेट कर पाए। हर चीज हमारी ही जिंदगी में हो रही है या होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दूसरों के साथ हो रही हैं, तो आप उनकी लाइफ को देखिए, उनको समझिए और फिर आप जानिए कि क्या हो रहा है इन द मार्केट। बिकॉज कॉमर्स या फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो आप इसको जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझेंगे आपके लिए ये उतना कन्वीनियंट हो जाएगा, याद रखने के लिए भी और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी। अगर आपने सारा कुछ पढ़ा, अभी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में इतनी सारी बातें की और उसके बाद भी अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किए तो क्या मतलब? है ना? तो इसलिए जरूरी क्या है कि आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप लोग अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस शुरू कर दीजिए कि आपको क्या क्या बोलना है। ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आज प्राय प्राय सभी लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। तो हाँ, लेट्स मूव ऑन। हम किसान विकास पत्र की बात कर रहे थे। तो किसान विकास पत्र जो है ये एक जैसा एनएससी है उसी तरह की ये भी एक चीज है कि इसमें भी आपको आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो आपका जो अमाउंट है वो डबल होकर आता है। तो ये जो अमाउंट आपका डबल होकर आता है ये पहले 5 साल में हुआ करता था, 5 इयर्स में डबल होता था, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब ये 8 ईयर 7 मंथ्स में डबल होकर आता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है विथ नो अपर लिमिट। आपकी कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो एनएससी अगर आप लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट आता है, लेकिन किसान विकास पत्र में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और दिस स्कीम इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, मतलब आप इसको कभी भी साल के किसी भी समय में आप इसको खरीद सकते हैं। तो किसान विकास पत्र भी अगर आप टैक्स बेनिफिट के पर्पज से नहीं ले रहे हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा इन 8 ईयर्स 7 मंथ्स। नेक्स्ट है कंपनी डिपॉजिट्स। इसके बारे में कोई जानता है कुछ? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी डिपॉजिट्स? नो मैम। कभी नहीं सुना है? मैम जैसे बैंक डिपॉजिट लेती है उसी तरह कंपनी भी डिपॉजिट लेती है और इसका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू बैंक। हाँ, वेरी गुड। स्लाइड से नहीं देखना, चीटिंग नहीं करना कोई। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसा कि हम फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं ना बैंकों में, उसी तरह से कंपनीज भी जो होती हैं वो डिपॉजिट्स लेती हैं अगेंस्ट सम बॉन्ड्स, या वो कोई सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं और आपसे वो लेती हैं कुछ डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को जब आप कंपनीज में जमा करते हैं तो कंपनी क्या करती है, इसको वो यूज करती है फॉर देयर ओन पर्पस। वो अपने अपने कैपिटल के लिए यूज करती है, बोरोड कैपिटल की तरह, और हमें उसके अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट देती है। तो ये जो कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है। इंटरेस्ट रेट इसमें आपका पता रहता है पहले से ही आपको कि मेरा इतना इंटरेस्ट आने वाला है। तो इसका टर्म जो है ये 25 मंथ्स टू 5 इयर्स, मतलब फ्लेक्सिबल है। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी
कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के ही इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जनरली ये जो कंपनी डिपॉजिट्स हैं, ये कंपनी डिपॉजिट्स उस तरह की कंपनीज लेती हैं। बता सकते हैं किस तरह की कंपनीज फिक्स डिपॉजिट्स मतलब कंपनी डिपॉजिट्स को ज्यादा बेनिफिशियल मानती हैं? क्योंकि देखा जाए तो कंपनी की तरफ से तो ये लोन है ना, कंपनी तो बोरो कर रही है, उसको उसके अगेंस्ट में बाद में पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। अगर कोई एक कंपनी है एक्स कंपनी लिमिटेड और उस एक्स कंपनी में मैंने 50,000 रुपए का डिपॉजिट किया, तो कंपनी को तो मुझे वापस करना पड़ेगा ना, ये तो कंपनी की लायबिलिटी हो गई। तो कंपनी क्यों बोरो करना चाहेगी? मैम कंपनी को अपने कामों को बढ़ाने के लिए या कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो वो पब्लिक से डिमांड करती है, मतलब पब्लिक उनमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो आगे उन पैसों को वो यूज करके अपनी इनकम अर्न करके बाकी को दे सकते हैं ऐसा। हाँ, वेरी गुड। लेकिन कंपनी ने अगर किसी से बोरो किया है तो उसको कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी एक न एक दिन वापस करना पड़ेगा, तो कंपनी को इससे क्या फायदा? मैम तो जिस पैसे लेंगे वो उससे वो काफी मेहनत करके अपने पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है वो, तो इससे वो प्रॉफिट भी गेन कर सकेगा और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है विद रिटर्न पे भी कर सकता है। वेरी गुड। क्या होता है, कंपनीज जनरली ये ऑफर तब करती हैं जब उनके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो अमाउंट आ रहा है, जो अमाउंट वो बोरो कर रहे हैं, अगर उस अमाउंट को यूज करके वो जो अर्निंग्स करेगी दैट विल बी मोर देन जितना उनको वापस करना है। सपोज हमें वो 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसकी अर्निंग उस 50,000 रुपए पे 8% से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसी फैसिलिटी उसके पास है या ऐसी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है, तभी ओनली देन द कंपनी विल गो फॉर टेकिंग डिपॉजिट्स। अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो 8% देना पड़ेगा लेकिन अर्निंग तो मेरी 6% ही रहेगी, तो कंपनी कभी भी डिपॉजिट लेने नहीं जाएगी। तो ये एक पहली चीज है कि कंपनी हैज टू कंपेयर बिटवीन द कॉस्ट एंड रिटर्न। कंपनी को अपनी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, कॉस्ट मतलब उसको अपने लेंडर्स को कितना इंटरेस्ट देना है ये देखना है, और साथ ही साथ कंपनी को ये देखना है कि उसके रिटर्न्स क्या आएंगे। तो विद दैट डिपॉजिट, विद दैट अमाउंट जो वो बोरो कर रही है, उसको कंपैरिजन करना होगा बिटवीन द रिटर्न एंड बिटवीन द कॉस्ट। अगर उसका रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तब तो वो बोरो करेगी, लेकिन अगर उसका रिटर्न कम है कॉस्ट से तो वो बोरो नहीं करेगी। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी कि शायद आप लोगों ने अभी फाइनेंशियल मैनेज, मेरे ख्याल से मॉड्यूल 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उसको पहले होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो थोड़ी हम बातें और अच्छे डिटेल में कर पाते। खैर अभी उसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जब हम मॉड्यूल 7 करेंगे तब हम उसको और डिटेल में डील कर लेंगे। एक होता है जिसको कहते हैं लिवरेज, है ना। लिवरेज का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन बोरोड कैपिटल एंड ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब जो कंपनी का अपना कैपिटल होता है, मतलब जो उसके ओनर्स लगाते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए ओनर्स खुद जो पैसे लगाते हैं वो ओन कैपिटल कहलाता है, और जो वो लोग मार्केट से बोरो करते हैं वो कहलाता है बोरोड कैपिटल, जो बाहर से आता है। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस बना के रखने के लिए भी कंपनीज बोरो करती हैं। सपोज ओन कैपिटल बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, जो ओनर्स है वो ही बहुत ज्यादा पैसे लगाते चले जा रहे हैं, तो भी कंपनी के लिए वो अच्छा नहीं है। हर जगह बैलेंस की जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है, अगर ओन कैपिटल ज्यादा हो गया है तो फिर कंपनी गोज फॉर बोरोड कैपिटल। तब भी कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो इन सब रीजंस की वजह से कंपनी हमसे डिपॉजिट्स लेना चाहती है, और पीपल उसमें डिपॉजिट करके, क्योंकि बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्यों ज्यादा मिलता है? अच्छा, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट वहां क्यों मिलता है?
मैम बैंक से कम मिलेगा तो लोग जमा नहीं। हाँ, लोग जमा नहीं करेंगे क्योंकि बैंक पे लोग ज्यादा रिलाई करते हैं एज कंपेयर टू कंपनीज, है ना। और यहाँ पर लेकिन एक चीज है कि आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, है ना। और यहाँ रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए भी लोग यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा हायर रिटर्न्स पसंद करते हैं। बैंक में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो आपका मनी बिल्कुल सेफ है, आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन कंपनी में करने से थोड़ा सा खतरा बना रहता है, इसलिए भी लोग वहां पे रिटर्न्स ज्यादा चाहते हैं। ओके, सो विल मूव टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड होते हैं, इस ये भी टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं और टैक्सेबल भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं ये, है ना। और ये जो होते हैं ये बहुत कुछ डिबेंचर्स की तरह होते हैं। डिबेंचर मतलब जो लोन कंपनीज बोरो करती हैं वो डिबेंचर्स कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं डिबेंचर्स की तरह वो कंपनीज लेती हैं, और उसी तरह से जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोरो करती है फ्रॉम द पब्लिक तो उसे हम पीएसयू बॉन्ड्स कहते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट का बैकअप रहता है, तो ये काफी सेफ है। उसी तरह से आता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। अभी जैसे हमने पहले बात की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स हैं वो टैक्सेबल भी हो सकते हैं और टैक्स फ्री भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं ये जनरली क्यों होते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मैम कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट लाइक पार्डन? बिल्डिंग बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं। मैम बिल्डिंग बिल्डिंग, बनाने का ब्रिज, स्कूल्स, ये सब बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी फैसिलिटीज जिनके बिना हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अप टू डेट नहीं है। जैसे रोड है, ब्रिजेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल है, कॉलेज है ना। ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो जब हम ऐसी जगह पर बॉन्ड्स खरीदते हैं जहां का पैसा, मतलब अगर मैंने बॉन्ड खरीदा है तो मेरा जो पैसा है वो कहाँ यूटिलाइज होगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। गवर्नमेंट उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेगी। तो जब हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो टैक्स, हेलो कुछ कहा किसी ने? ओके, तो वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि वो हमारे देश की भलाई के लिए हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए हैं, इसलिए ये टैक्स फ्री होते हैं। तो टैक्स फ्री क्या चीज है? इसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी वो आपकी टैक्स फ्री होगी। और ये किन किन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है? तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपके हाउसिंग डेवलपमेंट का है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है। तो इस तरह से अगर आपने इन जगहों पे इन्वेस्ट किया है, इन 5 कंपनीज में, तो आपके वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होंगे। और इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का है, तो सेफ है, इसमें आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और ये जो बात है कि वेरी सूटेबल फॉर पीपल इन हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? मैम जो रिच पीपल है वो लोग इसमें वो करते हैं, इसमें बॉन्ड इन्वेस्ट खरीदते हैं, करते हैं। हाँ, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर इस बॉन्ड में अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि इसकी इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। इसलिए हाँ। अगर वो ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है और कोई किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जहां की इंटरेस्ट टैक्सेबल हो, तो उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसलिए वो अगर यहाँ इन्वेस्ट करें तो उनके लिए बहुत सेफ है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उनका टैक्स जो है वो बढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए ये सूटेबल है फॉर दोज पीपल। नाउ कमिंग टू डिबेंचर्स। अच्छा, मैं अभी छुपाती हूँ, मुझे बताओ डिबेंचर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है जानना। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, तो उसमें से डिबेंचर्स के बारे में कौन क्या क्या जानता है? मैम डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो कि कंपनी इशू करती है जब उसको जरूरत होती है पैसे की। तो वेरी गुड। और मैम ये भी शेयर्स के जैसे होते हैं, हम इसे खरीदते हैं, फिर बाद में जब एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी इससे देने पर हमें पैसा देती और मैम इंटरेस्ट फिक्स मैम होता है। हाँ मैम, इसमें डिबेंचर लेने पे हमको कंपनी की हिस्सेदारी नहीं मिलती है, बस एक पत्र मिलता है। मैम इसमें डिविडेंड फिक्स्ड होता है। मैम इसे हम अपने फ्यूचर के लिए भी कैरी कर सकते हैं। मैम ये लॉन्ग टर्म होता है। मैम ये प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है या शेयर होल्डर्स को देती है। क्या होता है? ये प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स शेयर प्रॉफिट होल्डर्स का को हिस्सा देती होता रहती है। है। नहीं मैम, प्रॉफिट जो कंपनी की होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देता है कंपनी। तो वो क्या कहलाता है? डिबेंचर्स। ओके, वेरी गुड। और मैम इंटरेस्ट फिक्स होता है इसमें। क्या होता है? इंटरेस्ट फिक्स होता है पहले से। इंटरेस्ट फ्री होता है। मैम मैच्योरिटी डेट भी रहता है। हाँ। अभी तक सबने जो भी कहा उसको सम अप कौन करेगा? जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ऐसे डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्र को देती, मतलब वो करती है, लागू करती है, मतलब क्या बोला एक वर्ड मिल जाए, बनाती है। जिन लोगों को पास पैसे हैं अभी लगाने के लिए, तो वो कंपनी को पैसे देकर उन डिबेंचर्स को खरीद लेते हैं। और ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, दो टाइप के। तो जब वो मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो हम अपने वो जो डिबेंचर्स है उनको कंपनी में ले जाते हैं और अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले आते हैं, जिसमें हमें भी प्रॉफिट है और कंपनी को जो काम था वो उनको पैसे मिलने से उनका वो काम भी हो जाता है। और मैम इसको प्रेफरेंस रहता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। अगर कंपनी डूबे या कुछ भी हो तो डिबेंचर को पहले पे किया जाएगा। एक्सीलेंट। सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना जो कहा गया है अभी? यस मैम। यस मैम। तो जिसने ये कहा था कि डिबेंचर हमारे प्रॉफिट का, कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट है, उसकी बात गलत हो गई है ना? डिबेंचर्स हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो डिविडेंड होता है। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा हम देते हैं, कोई कंपनी देती है, वो डिविडेंड होता है, डिबेंचर नहीं होता है। डिबेंचर एक्चुअल में लोन अमाउंट होता है ना? इसको हम बोरोड कैपिटल कहते हैं क्योंकि ये बोरो किया जाता है एंड इट इज बोरोड फ्रॉम द पब्लिक। ये हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता। इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है, इसीलिए आप कभी भी क्वेश्चंस बनाए होंगे या कहीं पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा 6% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो ये जो लिखा है परसेंट, ये ही उसका इंटरेस्ट रेट है। दैट मीन्स कंपनी पहले से ही डिसाइड करके बता देती है आपको कि आपका जो डिबेंचर है उस पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा और फिर उतना इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर
वो पर एनम होता है। तो हर साल आपको डिबेंचर पे उतना ब्याज मिलता रहता है। बहुत सेफ है, क्योंकि चाहे कंपनी डूब जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। हाँ, डिबेंचर्स भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, आप लोग अगर कहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना। डिबेंचर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, हर तरह के होते हैं। तो कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर हमें किसी वर्ष में सपोज 2019-20 में हमें लॉस हो गया, कंपनी को, कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं दे पाई, तो 2021 में प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, एक तरह का डिबेंचर होता है जिसमें 1920 में नहीं मिला तो नहीं मिला, गया, डूब गया, और 2021 में मिल जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके के होते हैं जिसमें अगर 2021 में पैसे हैं तो वो 1920 का भी पैसा देगा ब्याज का और 2021 का भी देगा, तो वो क्यूमुलेटिव कहलाता है। क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें हमारी ब्याज की राशि क्यूमुलेट होती जाती है, ऐड होती जाती है। अगर किसी वर्ष में नहीं मिला है तो अगले वर्ष में 2 साल का मिल जाएगा, अगर अगले साल भी नहीं मिला तो उसके अगले साल में 3 साल का मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं डिबेंचर जिनमें आपका ब्याज की राशि क्यूमुलेट नहीं होती, अगर किसी वर्ष में नहीं मिला तो नहीं मिला, डूब गया। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही आपके डिबेंचर डॉक्यूमेंट में लिख के दे दी जाती है, बता दी जाती है कि आपको इस तरह की कंडीशंस हैं। तो इस तरह से ये डिबेंचर्स होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। डिबेंचर्स जो है देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए यूज किया जाता है। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म अगर उसको कोई फाइनेंशियल नीड है तो वो डिबेंचर्स बोरो करती है, डिबेंचर्स इशू करती है और उसके द्वारा अमाउंट बोरो करती है। डिबेंचर्स इशू करने के लिए जरूरी है कि कंपनी जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे उसका इंटरेस्ट भी पे करे और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करती रहे, है ना। डिबेंचर जो होता है ये हमेशा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के चार्ज में होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगेंस्ट द अमाउंट बोरोड, अगर कंपनी ने कोई अमाउंट बोरो किया है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने किसी फिक्स्ड एसेट को उसके चार्ज करती है। दैट मीन्स कोलैटरल सिक्योरिटी बनाती है कि अगर मैं डिबेंचर का अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे, हम नहीं पे कर पाएंगे तो हम इस एसेट को बेच के आपको डिबेंचर का अमाउंट पे करेंगे। ये कंपनी शो करती है ना। फिर तो जैसा मैंने बताया कि डिबेंचर्स कई तरह के होते हैं। कई बार कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय के बाद आप उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाते हैं ये। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब आपको जो बोरोअर है, सॉरी, जो लेंडर है जिसने डिबेंचर खरीदा है, सपोज हम पब्लिक हैं, हमने किसी कंपनी में डिबेंचर लिया है, तो कंपनी हमको ये ऑफर दे सकती है कुछ समय के बाद कि प्रिंसिपल अमाउंट को मत लो और बदले में डिबेंचर के बदले शेयर्स ले लो, या फिर आप चाहो तो आप अपना टोटल डिबेंचर अमाउंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कंपनी ऐसा करती है तो वो कहलाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। म्यूचुअल फंड का नाम म्यूचुअल फंड क्यों पड़ा, कोई बता सकता है? मैम क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट करती है। क्या बोलते हैं, गोल्ड में, कंपनीज में, बहुत सारे डिफरेंट जगह डिफरेंट फंड में, इसीलिए इसका म्यूचुअल फंड नाम है। ओके, और कोई? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? मैम सिमिलर, मिला जुला, आपसी। आपसी, है ना, आपसी मेल जोल से, आपसी मेल जोल से अगर हम कोई काम करते हैं तो वो म्यूचुअल कहलाता है। तो म्यूचुअल का मतलब हो रहा है यहाँ पर म्यूचुअल फंड है।
फंड का मतलब क्या होता है? व्हेन वी पूल टुगेदर समथिंग, जब हम सब मिल के कोई चीज को बनाते हैं, जहां पर हम डालते हैं, तो वो फंड कहलाता है। म्यूचुअल फंड मतलब मिला जुला फंड। अब ये कौन मिला जुला है, यहाँ कौन मिल रहा है? तो इसको सिंपल समझिए कि अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं, यहाँ से समझते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों को बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, तो उसके लिए मैं क्या चाहूंगी कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में अमाउंट सबसे तेजी से बढ़ता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए है? पहला, मुझे एक थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, तभी तो मैं किसी अच्छी कंपनी का शेयर्स खरीद सकती हूँ। अच्छी कंपनियों के शेयर्स तो कितने महंगे मिलते हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए मुझे एक बड़ा अमाउंट चाहिए है ना? और सपोज 10,000 का कोई शेयर मिल रहा है, तो मैं, और मेरे पास 1,000 रुपए है, तो मैं क्या शेयर खरीद पाऊंगी? मैं नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूं, लेकिन उसका रेट है 10,000 और मेरे हाथ में है केवल 1,000, तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बाय दैट शेयर। दूसरी चीज, मुझे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी भी नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस समय मुझे विथड्रॉ कर लेना चाहिए पैसा, कब मार्केट डाउन हो तो भी चुपचाप बैठे रहना चाहिए, कब मार्केट अप है तो भी चुपचाप बैठे रहना चाहिए, है ना? तो कभी मार्केट डाउन हो तो भी लोग बेच देते हैं, अप रहता है तो भी खरीदते हैं। तो क्यों, क्या, कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शेयर मार्केट मेरे पल्ले पड़ता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना है। तो पहले ही बात हो चुकी थी हमारी कि जो चीज आपको समझ में ना आए उसमें आपको नहीं जाना है। तो यहाँ समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन जाना है, तो क्या किया जाए? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो सब स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब जिनके पास थोड़ा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे 10,000 का शेयर खरीदना है और मेरे पास केवल 1,000 है, तो मैं क्या करूं? मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं। अब मेरे जैसे ही और 10 लोग होंगे जिनके पास 1,000 होगा और वो 10,000 का शेयर खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया। अब जब हम सभी 10 लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, तो हम सबके 1,000 मिलके कितने बन गए? 10,000 बन गए। अब उस 10,000 को म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? वहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो वो उसने 10,000 का शेयर खरीद लिया। अब वहां से जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को में से अपना हिस्सा अलग करके बाकी अमाउंट जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हम 10 के बीच में बांट देगी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मेरे पास कम सेविंग्स होकर भी, कम नॉलेज होकर भी, बाकियों के साथ मिलकर म्यूचुअली, बाकी जो 9 लोग थे उन लोगों के साथ मिलकर मैंने वो काम कर लिया जो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। तो ये क्या हुआ? ये कैसे हो पाया? सिर्फ आपसी मेलजोल से, म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये 10 लोगों में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरी वजह से तुम्हें मिला, सबको एक दूसरे की वजह से ही बेनिफिट मिला है। तो हम यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिटेड हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड। और ये बहुत ही आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है। प्राय लोग आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली सबके साथ यही होता है कि अमाउंट हमारे पास कम होता है और नॉलेज भी कम होता है शेयर मार्केट का। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं उन्हें शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होती है। वो लोग समझते हैं कि किस समय हमारे पैसे को इन्वेस्ट करना है, किस समय उसको विड्रॉ करना है, क्या करना है, वो सारी बातें समझते हैं। तो वो लोग उस हिसाब से अपना काम करते हैं और हम रिलैक्स वे में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़े रिस्क तो है, नो डाउट, कि म्यूचुअल फंड कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग है वो भी कभी रॉन्ग हो सकता है। तो रिस्क तो है, नो डाउट, बट कम रिस्क है और रिटर्न्स आपको उसी के मुताबिक, उसी प्रोपोर्शन में आते हैं। तो दिस इज म्यूचुअल फंड। क्लियर? अब हम चलते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स में क्या क्या है? इक्विटी शेयर्स तो आप सभी को पता है मेरे ख्याल से। इक्विटी शेयर्स कहाँ ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज में। क्या हम ऐसे शेयर्स खरीद सकते हैं डायरेक्ट कंपनी से? नो मैम, डीमेट नहीं,
डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद अपन स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, हाँ, कंपनी तो से भी खरीद स्टॉक सकते हैं आईपीओ के द्वारा। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज ही इंटरमीडियरी है जिसके द्वारा कि आप लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। वेरी गुड। और ये शेयर्स जनरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स? मैम डिबेंचर्स में आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है कंपनी की, और इक्विटी शेयर में आपको एक हिस्सेदारी मिल जाती है कंपनी की। हाँ, वेरी गुड। डिबेंचर्स जो है वो खरीदने से वी डू नॉट बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हम ओनर्स नहीं बनते। लेकिन इक्विटी शेयर्स खरीदने से यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। और इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ओन्ड कैपिटल कहलाता है, और डिबेंचर्स जो है वो लोन कैपिटल कहलाता है या बोरोड कैपिटल कहलाता है। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इक्विटी शेयर्स के साथ कि इक्विटी शेयर्स खरीदने से आपको कंपनी में हिस्सेदारी तो मिल जाती है, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। और इसमें आपको क्या मिलता है? रिटर्न्स जो आते हैं वो है प्रॉफिट का, सारा जो भी आपका कंपनी का जो भी एक्सपेंसेस है वो सारा मीट आउट करके लास्ट में कंपनी के पास जो भी बचता है प्रॉफिट का हिस्सा, उस प्रॉफिट में से कंपनी फिर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करती है। अब कंपनी जब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करती है, जो रिटर्न्स आते हैं वो डिविडेंड कहलाते हैं यहाँ पर। जैसे डिबेंचर पर जो रिटर्न आता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, वैसे ही शेयर्स पे जो रिटर्न आते हैं वो डिविडेंड कहलाते हैं। लाभांश मतलब लाभ का अंश। तो ये जो डिविडेंड आता है, नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स रिटर्न्स आएंगे, गारंटीड रिटर्न्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? ओनर है कंपनी का। तो उसे क्या करना होता है? प्रॉफिट जब कमाया तो उस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करेगा, अपनी सारी लायबिलिटीज मीट आउट करेगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उन पैसों को फिर वो आपस में डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ष में पैसे नहीं बचे या पैसे कम बचे तो इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा या कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो डिविडेंड यहाँ पर उनका जीरो भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट अगर कम है कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसा भी इक्विटी शेयर्स के साथ हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये आती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ओनर है कंपनी का। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आपके घर पे आपने खाना बना लिया, रात का डिनर बन गया है आपका। डिनर बनने के बाद अचानक से आपके घर में गेस्ट आ गए, तो आप क्या करोगे? अब डिनर जो है वो आपका लिमिटेड है, घर में 4 लोग थे तो 4 लोगों के हिसाब से आपने खाना बनाया था। अब अचानक से 2 लोग और आ गए आपके घर पे, अब आप क्या करोगे? मैम दूसरे लोग का काम करेंगे, मेहमान को देंगे। क्या करेंगे? दूसरे लोग का मतलब अपने हिस्से में से कम करेंगे, अपने हिस्से में से कम करेंगे और उन्हें पहले खिलाएंगे, है ना। पहले आप उनको सर्व करेंगे, उन्हें खिलाएंगे, अगर बच गया तो खुद खाएंगे, और अगर नहीं बचा तो नहीं खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर द ओनर ऑफ द हाउस, है ना। जो बाहर से आया है उसकी हम पहले देखभाल करते हैं। वही चीज कंपनी में भी हो रही है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं आपके, या जो आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, आप पहले अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट करते हैं। लायबिलिटीज को मीट आउट करने के बाद अगर कुछ बचता है, देन यू आर गोइंग टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। व्हाई? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ शेयर्स में भी 2 तरीके के शेयर्स हैं आपके, इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। नाम सुना है प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश? यस मैम। यस मैम। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स? मैम प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, उसमें डिविडेंड मिलेगा ही, और इक्विटी शेयर में नहीं मिलते हैं कोई प्रेफरेंस राइट्स। और ये ओनर नहीं होते कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर वाले इक्विटी शेयर वाले ओनर होते हैं। शेयर होल्डर्स, वेरी गुड, ओनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं।
हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स नहीं है कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर्स हैं। तो इसीलिए अगर जब पेमेंट का समय आता है, तो अगर सपोज हम इन सिर्फ तीनों की बात करें, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस और इक्विटी की, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इस तरह से प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, ये उसका अधिकार है, और उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो शेयर्स बोलने से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का शेयर है, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। अगर इक्विटी शेयर है तो फिर तो वो ओनर ऑफ द कंपनी है, जितना उसको बेनिफिट मिलेगा उतना ही वो रिस्क को भी फेस करता है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो बहुत ज्यादा उसको डिविडेंड आ जाए, और नहीं हुआ तो जीरो में भी जा सकता है वो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिवेंचर्स के साथ ये दिक्कत नहीं है, उनको गारंटीड रिटर्न्स हैं, उनके फिक्स रिटर्न्स हैं, और उनके रिटर्न्स जो हैं वो दे आर बैक्ड बाय सम चार्ज, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रहन रख के ही उन्हें ये लोन उनसे बोरो किया जाता है, जिससे कि अगर कभी कोई मुसीबत आई तो उस प्रॉपर्टी को बेच के हम उनको पे ऑफ कर सके। तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे हमने बात की कि आपको ये रिस्की है ना, और यहाँ पर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये दो मार्केट हैं, के बारे में आपको पता है शायद, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यस मैम। यस मैम। क्या है बताओ, तो कुछ लोगों को पता है, कुछ मैम लोग प्राइमरी मार्केट जब हम शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ आईपीओ नहीं, फर्स्ट टाइम जब अपन लाते हैं पोर्टफोलियो, तो प्राइमरी मार्केट में लेके आते हैं। मैम पोर्टफोलियो उसको क्या बोलते हैं? मैम जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है तो प्राइमरी मैम मार्केट में इनिशियल होता है। पब्लिक ऑफर के थ्रू जब फर्स्ट टाइम हम लोग शेयर इशू करते हैं वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और फिर जब उसकी ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग जब उसका होता है आगे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो तो अब हम आ जाते हैं अपनी केस स्टडीज पर। दैट मीन्स अब आप लोग अपना अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप सभी मुझे बताइए कि आप लोगों ने शुरू से अभी तक इसको, मुझे लेकिन थियोरेटिकल नहीं चाहिए, मैंने क्या क्या पढ़ाया और आपने क्या क्या बोला वो नहीं, आप इसको विथ योर रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ कोई इंस्टेंसेस के साथ समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैम कैसा इंसिडेंट बताना है? कुछ भी, जहां पर भी आपने देखा है कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, या किसी ने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा तो उसके क्या एक्सपीरियंसेस हुए, या आपने खुद कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा क्या, आपने कहीं बैंक में कोई अमाउंट कभी इन्वेस्ट किया क्या, इन्वेस्ट किया तो आपको उससे क्या फायदे मिले, कुछ उसमें लॉस हुआ क्या, कभी आपने किसी को सुना या आपने ऐसा किया, या आपके परिवार में ऐसा हुआ क्या कि किसी ने कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया, या किसी ने कोई बहुत सक्सेसफुल है अभी अपने प्लानिंग के साथ, ऐसे कुछ भी आपके आसपास कुछ हो रहा है क्या ऐसा रिलेटेड, वो आप लोग मुझसे शेयर करिए। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मैं जब स्टॉक मार्केट मार्च में गिरा था तो उस समय बजाज फाइनेंस का शेयर लिया था 1900-2000 समथिंग में, और अभी उसका प्राइस जो है 3300 चल रहा है। वेरी गुड। तो आप क्या चाह रहे हो, आप उसको सेल करोगे या रखोगे अभी? मैम होल्ड करूंगा, अभी तो दीपावली आ रहा है तो और उसमें आ सकता है अच्छा ग्रोथ। हाँ, क्योंकि देखो अभी तो मार्केट बहुत डाउन है देखा जाए तो, अगर अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इन द नियर फ्यूचर तो मार्केट और बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे बाकी जगहों पे भी अभी तो इकोनॉमी काफी क्राइसिस में चली है सभी जगहों पर, तो अगर इकोनॉमी थोड़ी सी मजबूत होगी तो आपके प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, है ना। यस तो मैम। होल्ड इट इफ यू आर नॉट इन नीड ऑफ मनी इन द नियर फ्यूचर, तो होल्ड इट। अच्छा, तो आपने जो ये शेयर्स खरीदा, कैसे खरीदा?
मैम आप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट बनाया था उसके बाद। ओके, वेरी गुड। अच्छा, डीमैट अकाउंट के बारे में कितने लोगों को पता है और कितने लोगों का है डीमैट अकाउंट? मेरे पास मेरा है। गर्ल्स में किसी के पास डीमैट अकाउंट है? नहीं है मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम पर प्लानिंग है खुलवाने का। मैम ओके, हम आज ही तो खुलवाने वाले थे। सबसे इम्पोर्टेंट जिसने खुलवाया है, क्या नाम बताया आपने? नाम बताइए अपना। मैम अरविंद। अरविंद। अरविंद का प्रोसेस बताइए जो लोग नहीं जानते उनके लिए। मैम अप स्टॉक्स है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, किसी में भी खुलवा सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वो सब डॉक्यूमेंट फुलफिल करना है। बस ये है, पैन आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। पैन और बैंक अकाउंट और आधार कार्ड सब। ओके, वेरी गुड। मैम आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू आता है क्योंकि पूरा प्रोसेस हो जाता है लेकिन लास्ट में पता चलता है कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं है उसमें फिर में दिक्कत होता है। तो मेरे ख्याल से तो सभी का लिंक होगा। अगर नहीं है तो आप लोग करवाइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने किसी ने ये खोल रखा है डिजी लॉकर? यस मैम। यस मैम। गर्ल्स? नो मैम। ये तो बड़ी गंदी बात हो रही है। नो मैम। डिजी लॉकर तो सब लोग खोल के रखिए, उसमें आप अपना गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, वहां पर इशूड डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। मेरा तो दिल्ली का मेरा लाइसेंस था और मैं हमेशा सोचती थी यहाँ यहाँ आके मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुई, मुझे करीब 15 साल हो गए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में आए। तो यहाँ पर मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने लाइसेंस को लेटेस्ट वाला जो है अभी वो वाला करवा लूं, बनवा लूं, पर कभी हो नहीं पाया मेरा। हालांकि वो भी वो चिप वाला ही है मेरा जो लाइसेंस है। तो मैंने डिजी लॉकर डाउनलोड किया और उसमें मैंने सर्च किया तो मेरा लाइसेंस भी आ गया। तो अब मुझे कोई भी चीज लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। कार के पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल पे हैं, डिजी लॉकर पे। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, राशन कार्ड, आपका वोटर, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें मोबाइल पे आ गई हैं। तो अब आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में अगर कभी आपको कोई पुलिस वाला पकड़ता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप सीधे अपना मोबाइल से दिखा दीजिए क्योंकि डिजी लॉकर में जो इशूड डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं वो एलिजिबल है आपके ओरिजिनल के बराबर, उनको मान्यता है। तो डिजी लॉकर तो आप सभी को खोल लेना चाहिए है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये तो एक नोट डाउन कर ही लो कि जैसे ही आज क्लास खत्म होगी सबसे पहले आप लोग डिजी लॉकर डाउनलोड कर लोगे अपने में, मैम है ये ना? वैलिड रहता है? जैसे ट्रैफिक पुलिस को दिखाएंगे हम लाइसेंस तो? हाँ, बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है और डिजी लॉकर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है। यस मैम। ओके, तो वो उसमें लिख के भी आता है, देखना ना, उसके अंदर नीचे लिखा रहता है। देखो उसमें दो तरीके के लॉकर में दो तरीके का सिस्टम है। एक जो है वो आधार कार्ड से खुलता है डिजी लॉकर में, वो आपका आधार नंबर पूछता है। जब आप आधार नंबर उसमें डालते हो ना, तो जो जो चीजें आपके आधार से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, वो सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि देखो मेरा आधार से कनेक्टेड क्या क्या था मेरा, पैन कार्ड था, है ना, पैन कार्ड था मेरा, तो पैन कार्ड मेरा ऑटोमेटिकली उसमें आ गया। अब उसके बाद उसमें बहुत सारे दिखाता है आइकन्स, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दिखाएगा, फूड एंड राशनिंग का दिखाएगा, ऐसे बहुत सारे उसमें आइकन्स दिखाता है। तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाओगे ना तो आपको लाइसेंस या गाड़ी का डॉक्यूमेंट ऐसे पूछता है। आप लाइसेंस करोगे तो क्या होगा कि आपके लाइसेंस जो भी है वो उसमें आ जाएगा। क्योंकि मैंने जब लाइसेंस बनाया था तब मैंने आधार कार्ड नहीं बनवाया था। आधार कार्ड तो मेरा अभी जाके बना है और लाइसेंस तो मेरा बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी उसने मेरे नंबर के साथ उसको अटैच करके लाइसेंस मेरा डाल दिया। तो उसमें जो चीजें ऑटोमेटिकली अपनी आएंगी वो एलिजिबल है, ओरिजिनल के बराबर उनको मान्यता है। लेकिन जिन चीजों को हम अपलोड करेंगे
स्कैन करके अगर आप किसी चीज को इसमें अपलोड करते हैं सेफ रखने के लिए, जैसे हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारी मार्कशीट्स हैं, इन चीजों को जैसे हम खुद से स्कैन करके डालते हैं, तो ये ओरिजिनल के बराबर इनको मान्यता नहीं है। समझ रहे हो? तो जो चीजें आप स्कैन करके अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल नहीं मानी जाती हैं, लेकिन जो चीजें ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर खुद से ढूंढ के आपके डालता है, उन चीजों को वो इशूड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। तो इशू डॉक्यूमेंट्स में आपके जो जो चीजें रहेंगी वो सारी की सारी आपकी ओरिजिनल के बराबर मानी जाएंगी। क्लियर? तो डिजी लॉकर तो सब लोग खोलेंगे आज, ठीक? यस मैम। ओके, अब डीमैट का आगे बढ़ते हैं। तो डीमैट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। कौन से ऐप डाउनलोड करना है अरविंद? इसमें चार्जेस कम हो, ब्रोकरेज कम। तो आप सजेस्ट करिए ना, यू आर आवर फाइनेंशियल प्लानर। मैम अप स्टॉक ठीक है और जेरोधा दोनों ठीक है, दोनों क्या में क्या? कम है। अप स्टॉक्स और जेरोधा। अप स्टॉक। मैम अप हाँ स्टॉक जी, और जेरोधा। मैम मैं कुछ बोलना था कि मैं विनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। 5 पैसे में एक ऑफर आया है जिसमें ना 18 ईयर से 25 ईयर तक के जो यंग है उनके लिए ना इंट्राडे में ना 0 ब्रोकरेज लगेगा। जीरो ओके मतलब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा उनको, फ्री ओपनिंग है और 5 पैसे स्कूल है उसमें। और उसमें मतलब कम से कम उसमें 50 से ज्यादा फैसिलिटीज दी है उसमें। अच्छा, तो आपने उसको अच्छे से देखा समझा है? जी, वो ऑफर अब मेरे ख्याल से अभी हफ्ता भर हुआ है उसको, मैंने खोला है अकाउंट उसमें। मेरे पास 2 अकाउंट है, एक है मेरा अकाउंट जिरोधा में है और एक 5 पैसा में अभी जो खोला मैंने 3 दिन पहले। ओके, वेरी गुड। तो 2 अकाउंट रख के क्या फायदा है आपको? नहीं मैम, जिरोधा में मेरे को चार्जेस लगता था, इसमें नहीं लगेगा 5 पैसा में। तो क्या इसमें कभी नहीं लगेगा या अभी स्कीम है इसलिए नहीं लग रहा है? 25 ईयर तक मेरे को नहीं लगेगा, इंटरडे करूंगा मैम तो। एक बेसिक सिस्टम डीमैट अकाउंट होता है, उसमें जो रहता है वो किसी भी मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, माने कि एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो उसमें ऐसा है कि 2.5 लाख से यदि कम है आपका होल्डिंग तो उसमें आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। अच्छा, अच्छा ये बताइए, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है या कभी कोई शेयर वेयर नहीं खरीदना है, तो क्या उसे डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए? नो मैम, नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस कटेगा। और अगर आज आप खोल लिए और फ्यूचर में कभी आप उस पर फंड डालेंगे तो आपका फंड माइनस हो जाएगा एनुअल मेंटेनेंस कट के। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बताई। तो अब देखो, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि आपके पर्सनल नीड के ऊपर है। अगर आपको जरूरी है तब आप खोलिए, अगर जरूरी नहीं है तो आप बेकार के उसको खोल के मत रखिए। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छा मिला, अरविंद ने हमें बताया कि हाउ टू 30 रुपए इन्वेस्ट। कटता है हर महीना, 29 रुपए 50 पैसा। ओके, देखो खाया पिया कुछ नहीं है और ग्लास तोड़ा वाला हाल हो जाएगा। मैम जिरोधा में तो नहीं काटता, हर नहीं मैम काटता, मंथली नहीं जिरोधा काटता में उसमें। ईयरली कटता है। हाँ, अप ईयरली स्टॉक कटता में होगा, हाँ ईयरली कटता होगा। जी मैम कटता दोनों में है, और उसमें ईयरली कटता है, इसमें मंथली कटता है। हाँ, मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो किसी के एनुअल होंगे, किसी के मंथली होंगे, बट कटता होगा। और अभी अविनाश ने मैम जो बताया, हाँ मैम कितने अमाउंट तक कटता होगा? बता रहे हैं ना, हर किसी का अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस हैं। मैम किसी में नहीं भी रहता है, कोई कोई ऐसा है जिसमें नहीं भी है। अच्छा, मैं मेरे में नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करते रहता हूँ बीच बीच में, तो मेरे में नहीं करता। ओके, दैट मीन्स अगर वो आइडल है अकाउंट तो कटता है। वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड है, अगर वो लेता होगा तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। अच्छा, चलिए, और किसी ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है?
और मैम टिप्स के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करना है दूसरे के। इसका कोई आपका है कोई रियल लाइफ एग्जांपल? मैम पहले ही जैसे मैं पहला शेयर लिया था टिप्स के बेसिस पे यस बैंक, जो कि 25 रुपए में लिया था मैं, 10 ही लिया था, ज्यादा नहीं, और घट के आज 12-13 रुपए चल रहा है। और मतलब जितना भी जो अपने मन से रिसर्च करके लिया वो सब में प्रॉफिट ही है अभी तक तो। और बाकी जो बेसिस पे लिया वो अधिकतर लॉस ही दे रहा है, मतलब लॉस ही देता है टिप्स के बेसिस पे लो तो। वो बात तो है, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है ना गणेश जी वाली। कई बार लोग खुद धोखा खाए रहते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं चल तू भी उसी लाइन में जा, मैं अकेले ही क्यों मूर्ख बनूं, है ना। ये एक बात हो जाती है। और अरविंद ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ बहुत नॉलेज भी बढ़ाया हम सभी का, है ना। और कोई है ऐसा? क्योंकि देखो जितना आपस में बात करेंगे, जितना डिस्कशन करेंगे, आपकी नॉलेज लेवल उतनी बढ़ेगी। और किसी ने कभी कुछ किया है या किसी को करते देखा है? और मैम छोटे पैसे का जो स्टॉक है पेनी स्टॉक्स, उसको नहीं लेना चाहिए। जो कम पैसे का होता है, जो 1-2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए ऐसे में मिलता है, क्योंकि बढ़ा तो बढ़ा नहीं तो घटता तो 8 रुपए सीधा 2 रुपए, 3 रुपए, तो लॉस के चांसेस बहुत होते हैं उसमें, तो उससे दूर रहना चाहिए। जो कि नए इन्वेस्टर हैं उसी में फंसते हैं अधिकतर। मैं भी फंसा भी हूँ, तो उस बेसिस अमाउंट छोटा है करके लोग उसमें थोड़ा लालच आ जाती होगी। हाँ, प्राइस छोटा रहता है मगर फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं कंपनी, ये देखना चाहिए मेन। दैट मीन्स आपको प्रॉपर सर्वे करना चाहिए पहले। हाँ, फंडामेंटली देखना चाहिए कि कंपनी अगर डूब रही है तो अपना रीपे कर सकती है कि नहीं इन्वेस्टर्स को। तो ये आप कैसे जानते हो अरविंद? मैम उसके जब पैरामीटर्स और रेशियो जो भी सब रहते हैं उसको आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो पता चल जाता है उसमें से कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। वेरी गुड। कंपनी आवाज नहीं आ रही है। और मैम इंटरडे ट्रेड नहीं करना चाहिए शुरू में, जब तक 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ना होना तब तक इंटरडे नहीं करना चाहिए। सही बात है। और कोई गर्ल्स में से मैं कुछ सुनना चाह रही थी। आप लोगों के घर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, या फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होती है? आप में से कितने लोग बिजनेस क्लास हैं, दैट मींस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं हूँ मैम सिमरन। हाँ, तो बताइए आपके घर की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है? क्योंकि देखिए जो सैलरीड होते हैं उनकी तो एक फिक्स अमाउंट आती है और 15-20 तारीख तक वो पूरी खत्म भी हो जाती है, तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो सबको पता है कैसी होती है। बिजनेस क्लास की फैमिली, जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मैम मेरे घर में जहाँ तक कि मैंने देखा है, ये शेयर्स वगैरह ये सब में इन्वेस्ट करने का ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर हमारे यहाँ पर क्या सोचा जाता है कि प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज की जाए। जैसे अगर हमारे पास थोड़ी सी भी सेविंग्स बचती है, कुछ टाइम पे उसको प्लस करके प्रॉपर्टी मतलब जमीन खरीदी जाए कुछ ऐसे एरियाज में कि जहाँ पर कुछ सालों में डेवलपमेंट होने वाला है, उससे ज्यादा अच्छा कुछ माना नहीं जाता है, ऐसा हमारे घर में। वेरी गुड, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जी। और अभी मैं पहली अपने घर में ऐसी हूँ, जैसा कि आपने कल मुझे पीपीएफ के बारे में बताया था। मैं जब क्लास 8th में थी तब हमारे स्कूल में एक बैंक ऑफ इंडिया वाले आए थे। तब उन्होंने बच्चों के लिए बैंक अकाउंट खोलने की बात की थी, तो मैंने उस समय मैं उस समय शायद 500 रुपए से एक अकाउंट खुलवाई थी, और ज्यादा नहीं। जैसे कभी मैं 3-4 महीने में जाके पापा जैसे दुकान में थोड़ा बहुत चिल्लर जो होता था बच्चों को दे देते हैं तो मुझे मिलता था, तो वो थोड़ा ही सही मैं जाके वहां पर जमा करवा देती थी। तो आप मानेंगे मैम 3 साल पहले, अभी से 3 साल पहले हमारा नया घर बना, तो उस अकाउंट से हमें 2 लाख रुपए की हेल्प मिली। मतलब उसमें मेरे 2 लाख रुपए हो चुके थे।
जस्ट इमेजिन, चिल्लहर से तुमने 2 लाख बना ली। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब वो बचा, आज आज अभी पूरे 2 लाख नहीं निकलवाए, शायद कुछ बचाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। और अभी मैं आज सोची कि आज मैं अगर उस बैंक में पता करूं जाके कि मेरे पास कितना है, और थोड़ा बहुत और करके मैं पीपीएफ का सोच रही थी मैम, कि मैं वेरी गुड, पीपीएफ वेरी गुड। अकाउंट खुलवाऊं। और पहली बार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आज तक इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुई। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करके देखती हूँ, तो आज मैं उस चीज के लिए जाऊंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप क्या किस चीज का बिजनेस है? मैम ये ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड, ट्रक व्रक वाला। ओके ओके, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। देखो दैट मीन्स आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। सेफ रिटर्न्स वो चाह रहे हैं, और दे आर नॉट इन नीड ऑफ, इमरजेंसी नीड नहीं है उनकी। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, क्योंकि वो रिटर्न्स तो देगी लेकिन लंबे समय के बाद देगी, और अभी उनको कोई जरूरत है नहीं। तो उन्होंने अपना बिल्कुल क्लियर रखा है, माइंडसेट उनका बिल्कुल क्लियर है कि हमको अच्छे रिटर्न्स ले लेने हैं और लंबे समय के बाद। आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है? जी मैम जॉइंट नहीं, बट ऐसे ही दादी हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ, तो ये देखिए आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा हो जा रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड रहेगी उसमें आपको कम से कम जमीन नहीं खरीदनी है, सीधे मकान बनवाना, जमीन आपके पास ऑलरेडी रहेगी। तो ये सारी चीजें देखो आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना? तो दिस इज गुड, दिस इज वन वेरी नाइस थिंग कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ये बहुत अच्छी चीज है। और कोई, और किसी की, और कोई बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है? नहीं? अच्छा, तो और कोई के यहाँ जिस किसी ने अपने अपने घर की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताए? और मुझे ये भी बताए साथ में कि आपको क्या, हमने जो भी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ी, क्या वो चीजें आपको लग रहा है कि आपके घर पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं? नो मैम। क्या आपके घर वाले उन पैरामीटर्स पर चल रहे हैं जिन पैरामीटर्स को हमने पढ़ा समझा कि ये जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हाँ या ना? नो मैम। नो। नो मैम। तो कैसे आप कह सकते हैं नो? किस मामले में नहीं कर रहे हैं? मैम सेविंग्स ही नहीं हो पाती है इतनी। सेविंग्स नहीं हो पाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनकम से एक्सपेंसेस या तो बराबर है या ज्यादा है? ज्यादा ही हो जाते, लोन लेना पड़ जाता है इतना, मतलब नीड तो हो ये तो जाती है बहुत पैसे। खतरनाक स्थिति है, व्हेन यू आर नॉट सेविंग एंड यू आर बोरोइंग, है ना? नेगेटिव तो जाना ही नहीं चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि या तो आप के घर पे ऐसा कुछ हो रहा है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस तब होते हैं जब हम अपनी नीड्स बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना? और नीड्स भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं जो जरूरी नीड्स हैं और एक है जो कि जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि यू ट्राई टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। आप लोग सब बैठिए और इस चीज को फाइंड आउट करिए कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से खर्च हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिना आप सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेविंग्स होना बहुत जरूरी है ना? मैम मैम ज्यादातर तो जो हम लोग मतलब लोन लेते हैं वो ज्यादातर एजुकेशन के लिए लेते हैं, क्योंकि मतलब मतलब कुछ प्रोफेशनल कोर्स के लिए भाई लोग को कराने के लिए, इसीलिए ज्यादा लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है।
तो उसके सिवा भी अब आपको देखना होगा। अब जैसे कि आपने कहा कि अगर वो स्टडीज के लिए लोन लिए गए हैं तो दे शुड फेच प्रॉपर रिटर्न्स। अगर आपकी पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप अच्छा कुछ अर्न करें तो आप उनको कंपनसेट करें, है कि नहीं। अगर लोन आपके लिए लिया गया है तो जब आप अर्न करेंगी तो उस लोन को चुकाने में पापा की हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ये सुन जैसे भाई आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या कहा? भाई के लिए सीए के लिए लोन लिए और छोटे भाई के लिए भी बड़े प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन है। मतलब पढ़ाई मैम भाई के छोटे भाई के लिए एजुकेशन के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं घर में, जिससे कि रिटर्न्स मतलब फ्यूचर में अच्छे आए। ये भी एक तरफ का इन्वेस्टमेंट ही होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बच्चों पे देखो, पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो उनके बच्चे ही होते हैं, है ना। तो बच्चों पर हम जो लगाते हैं पैसे, उनके रहन सहन पे, खान पान पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, ये एक्चुअल में एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन ये तब ये बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जब बच्चे इस चीज को रियलाइज करें और फिर जब वो काबिल बने तो वो अपने पेरेंट्स को पे बैक करें। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसे वापस कर देना ही मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी वो रेस्पेक्ट, उनका वो केयर अगर आप वापस रिटर्न करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट। तब भी वो अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर हमारे बच्चे हमारे को रिटर्न करें उसको तरीके से, है ना। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है आपकी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ओके, अगर अब और किसी को कुछ खास नहीं कहना है तो क्या हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चलें, बिकॉज वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। मैम हाँ जी मैम, जो नो नथिंग आवाज कट इन्वेस्टर रही है, बहुत है। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स में। हाँ अरविंद, फिर से बोलो एक बार। मैम जो नो नथिंग, मैम आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, आ रही, थोड़ी ब्रेक हो रही है पर आ रही है। हाँ मैम, जो नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं शेयर्स में, वो डायरेक्टली शेयर ना खरीद के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? जैसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, हाँ उसमें तो उसमें भी बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, हाँ, गुड गुड अरविंद, थैंक यू सो मच। जनरली शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम लोगों को अच्छे से जानकारी रहती है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह से हम लोगों को बीच बीच में गाइड किया करिए। मैं ये कह रही थी कि अगर अब और किसी को कुछ शेयर नहीं करना है तो क्या हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में जा सकते हैं? जी मैम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। हमारा मॉड्यूल 7 जो है, अभी तक जो हमने पढ़ा सीखा इसमें मॉड्यूल 6 में, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग बताइए जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हम इस पर रुकेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टार्ट करें?
यस मैम। जी मैम। ओके, तो ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और हम इस पर ही अब डील करेंगे। आज मैं इसका एक आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि विल जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ द सब्जेक्ट, अपने मॉड्यूल का एक ग्लिम्स लेंगे, केवल एक झलक लेंगे, और कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो हमारे मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता चलेगा कि क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका यूज क्या है। बेसिकली देखो, आपको मैं बार बार ये चीज एम्फसाइज करती हूँ कि आपको केवल इन टर्म्स को सीखना रटना नहीं है, आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझना है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई ये हो रही है ये एक कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स की तरह है ना। ये आपका रेगुलर जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस तरह की चीज ये नहीं है। तो यहाँ पर आपको थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर टॉपिक। तो पहला हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा लिवरेज के बारे में जानेंगे। लिवरेज मैंने आप लोगों को आज समझाया था थोड़ा, कि लिवरेज का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल, तो उसी को हम थोड़ा